Good morning, all of you. Myself Meenakshi, your SS teacher, welcomes you in your civics class. In this video, we will discuss our civics first lesson, Indian Constitution. इस लेसन में हमने पेज नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। 11 का भी कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम पेज नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट बिलो आर द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके आगे के हिस्से के बारे में हम पढ़ेंगे। मुख्य आयाम इसके अंदर और क्या क्या है। वाहिल रीडिंग दिस कीप इन द माइंड द अबव मेंशन concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the author of the document were weeping with। क्या है इसके अंदर इन बातों का ध्यान रखते हुए कि पढ़ा है, जैसे हमने विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से जो भी संबंधित हमारी चिंताएं थी उसको ध्यान में रखते हुए इस दस्तावेज को लिखने के लिए जिस बातों से हम जूझ रहे थे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिससे हम जूझ रहे थे, मतलब जो जो काम हमने करना था वो कैसे किया गया, क्या क्या काम संविधान के अंदर कैसे लिखे गए हैं। Tried and understand the way in which they tried to balance these concerns with the commitment to transforming independent India in a strong democratic society। उन्होंने क्या किया, इसको लोकतांत्रिक, इसको समझने के लिए एक कोशिश की गई कि उन्होंने कैसे स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनने की उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन जो सारी चिंताएं थी उसको किस तरह से हल किया। कौन कौन सी चिंताएं थी हमारी, मुख्य कंसर्न हमारे क्या क्या थे, डाइवर्सिटी, यूनिटी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म और रिप्रेजेंटेशन। ये क्या थे हमारे सारे, क्या थे मुख्य मुद्दे थे, डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो कैसे जब संविधान बनाया गया तो कैसे उन चीज़ों को हमने क्या है, इन सभी उद्देश्यों को कैसे हम पूरा करेंगे, तो इसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे हम। 6 पॉइंट्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है संघवाद? दिस रेफर्स टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। क्या होते हैं फेडरलिज्म, जिसके अंदर क्या होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। एक कंट्री के अंदर क्या होती हैं, कई लेवल की सरकारें होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना। जैसे आपने सुना होगा हमारा इंडिया, इसका क्या है, एक उदाहरण है। इंडिया के अंदर भी ऐसा है, इंडिया के अंदर भी क्या है, एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हैं। वो कौन कौन सी सरकारें हैं हमारी? इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड द सेंटर एट द सेंट्रल। पंचायती राज इसके अंदर बताया, पहले तो हमारी दो मुख्य सरकारें हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो है स्टेट लेवल और दूसरी है सेंटर लेवल की सरकार। थर्ड क्या है हमारी, पंचायती राज इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। तीसरी है हमारी पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आपने 6th क्लास के अंदर जो हमने सिविक्स की बुक रीड की थी आपने, उसके अंदर हमने पढ़ा था। यानी कि लेवल तीन टाइप की सरकारें होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है सेंटर लेवल, ठीक है, दूसरी होती है स्टेट लेवल, और तीसरी कौन सी होती है, जिसको हम लोकल लेवल बोलते हैं। लोकल लेवल की सरकार जिसको हम बोलते हैं, लोकल लेवल की सरकार बोल सकते हैं, या इसको हम क्या है, पंचायती राज भी बोलते हैं, जो आपकी बुक के अंदर इसके लिए यूज़ किया गया वर्ड। वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट लेवल गवर्नमेंट in your class 7th book, and this year you will read more about the central government। देखो 6th क्लास में तो आपने पढ़ा कि पंचायती राज क्या होता है, ठीक है। जब आप 7th में हुए तो आपने किसके बारे में पढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में रीड किया। अब जो हमारी 8th क्लास की बुक है उसके अंदर हम ज़्यादा विस्तार से किसके बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है,
The vast number of communities in India meant that a system of government needed to be devised that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decision for everyone. तो इसका क्या है, सीधा मतलब क्या है इसके अंदर, हमारा जो देश है भारत में क्या है, बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिसमें क्या है, केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो हमारी क्या होगी, दिल्ली के अंदर जैसे होगी, तो दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोगों से ही पूरे देश के फैसले ना ले सके। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में अगर हमने पढ़ा 6th क्लास में, उसके अंदर हमने क्या गांव की स्थिति के बारे में जाना, पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज में यही पढ़ा ना कि गांव के अंदर कैसी सरकारें होती हैं, उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। फिर हमने जो रीड किया था 7th क्लास में स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारें। राज्य सरकारें जैसे आप हरियाणा में रह रहे हो तो हरियाणा के अंदर क्या है, हरियाणा क्या है, एक स्टेट है, तो वो जो स्टेट है हरियाणा एक स्टेट है, तो उस स्टेट को हम क्या है, वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे अब हाँ हमारे यहाँ पर किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और फिर बात करते हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, जो क्या है केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के बारे में काम ना करे, वो क्या है जो सभी लोगों के मुद्दों को उठाएगी। उसके अंदर सभी पर मुद्दे कौन कौन से होते हैं, वो स्टेट के भी मुद्दे हो सकते हैं, स्टेट इशू भी होते हैं, या लोकल जो इश्यूज होते हैं, वो सारे मुद्दे क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। Instead, it was important to have another level of governments in the state so that decision could be made that the particular area। ये बताता है कि जैसे हम राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं, प्रांतीय सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है, सरकार में ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि वो क्या करे, इलाकों के जो उनके इलाके हैं उनके हिसाब से वो अपने अलग फैसले ले सकती है। कौन ले सकती है अपने अलग फैसले, स्टेट गवर्नमेंट ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को क्या है कुछ अधिकार दिए गए हैं जो क्या है वो अपने फैसले ले सकती है। Which each state in the India enjoy autonomy in exercising power on the on the certain issues subject of national concern, required that all of these states follow the laws of the central government। क्या है, राष्ट्रीय अगर मुद्दों की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर क्या है, सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए कानूनों का पालन करना पड़ता है। अगर कोई भी मान लो ये क्या है, कोई भी मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो क्या होते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके ऊपर इशू बना कोई भी काम कर सकती है। The Constitution contain list and that detail is issue that each tier of the government can make laws on। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसके कुछ कार्य स्पष्ट संविधान में बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकते हैं, यानी राज्य सरकार किस पर कानून बना सकती है, केंद्र सरकार कौन से मुद्दों पर कानून बना सकती है। तो ये सारे क्या है, हमारा जो संविधान है उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है कि सभी क्या है राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकारें हो, वो अपने मुद्दों के हिसाब से कानून बना सकते हैं। इन द एडिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम द फॉर द वर्क दैट इट डज। तो उनको जो भी कार्य करने होते हैं तो कहाँ से करेगी, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पैसे की। तो वह पैसा कहाँ से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होगा, अपना पैसा अलग होता है, और राज्य जो सरकार होती है उनके पास अपना पैसा अलग होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है हमें पैसा कहाँ कहाँ से मिलना है। अंडर फेडरलिज्म, लेकिन फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, द स्टेट आर द ओनली मियरली एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन as well as।
संघवाद के अंतर्गत क्या था, राज्य केवल केंद्रीय राज्य के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही ताकत और अधिकार मिलते हैं। यानी राज्य सरकार को भी जो अधिकार मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, संविधान से। ये नहीं है केंद्र सरकार को मिले हैं, क्या है, राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ मुद्दों पर वो भी कानून बना सकती है, लेकिन वो जो मुद्दे पर कानून बनाती है वो अधिकार हमें कहाँ से, हमारे संविधान के अंदर बताया गया है कि राज्य सरकार कौन से मुद्दे पर कानून बनाएगी और केंद्र सरकार कौन से मुद्दे पर कानून बनाएगी। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज मेड ईच ऑफ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकार द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या होती है, द डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट द कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। Your class 7th book began with the story of Kanta who was standing in a line to vote during an election। इसके अंदर बताया है कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है, सरकार के सभी स्तर का मतलब कौन कौन से हो गए, तीनों स्तर, कौन कौन से, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें और जो हमारी पंचायती राज था। राज्य सरकारें भी सभी स्तर पर प्रतिनिधियों का चुनाव खुद करते हैं। जैसे हमने जो कक्षा 7th है उसके अंदर हमने क्या रीड किया था, कांता की स्टोरी को रीड किया था। वो क्या है, कैसे लाइन में खड़ी होकर अपनी वोट डालने की बारी का इंतजार करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, सभी लोगों को क्या है, एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज देता है। यूनिवर्सल अडल्ट क्या होता है, वयस्क मताधिकार देता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है कि सभी लोगों को क्या होता है, वोट देने का अधिकार होता है। सभी में क्या है, लेकिन उनकी क्या होती है, कुछ एज लिमिट होती है। क्या होती है वो, 18 ईयर। जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसके बाद क्या है, वो वोट देने का अधिकार रखता है। व्हेन दे आर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ द Constitutive Assembly felt that the freedom struggle had prepared masses for the universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and gender and heritages। देखो इसके अंदर ये बताया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ऐसे तैयार किया जाता है कि सभी लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। तो वो क्या है, अगर किसी को वोट देने का अधिकार मिल जाता है तो किसी भी प्रकार की क्लचेस जो बॉडी हमें जो पहले जैसे हम मोनार्की सिस्टम की बात करें, जैसे उसमें क्या था, जब राजा का बेटा होता था तो वो क्या बनता था, वही क्या बनेगा, राजा का बेटा क्या बनेगा, हमेशा वही आगे राजा बनेगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया तो उसके अंदर क्या होगा, हमने इन बेड़ियों को क्या हुआ, तोड़ दिया। तो अब क्या होगा, हम क्या है अपने हिसाब से किसी को भी क्या है चुन सकते हैं। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो इसका मतलब क्या है, पीपल क्या है, डायरेक्ट रोल होता है उनका कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। आल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन आल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। क्या है कि इसके अंदर लोगों की क्या सीधी भागीदारी तो होती है, इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी क्या हो, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, यानी उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, किसी भी कास्ट से आया हो या गरीब हो या अमीर हो, कौन है वो वोट लड़ सकता है। लेकिन वोट देने का अधिकार तो क्या है, हमारे यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो 25 वर्ष का हो सकता है तो वो वोट के अंदर खड़ा भी हो सकता है, मतलब वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल क्या होता है, जवाबदेही। जो ये
हमने ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, वो क्या है हमारे प्रति जवाबदेही होते हैं। जैसे हमने किसी को चुना, किसी मुद्दे को लेकर हम किसी को भी चुनते हैं, लेकिन वो जो मुद्दा को लेकर हम किसी भी व्यक्ति को चुनते हैं, मान लीजिए प्याज की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल की कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेटिव के प्रति हम क्या करते हैं, नारेबाजी करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यू विल रीड मोर अबाउट रिप्रेजेंटेशन is critical to democratic functioning in the unit सेकेंड ऑफ दिस बुक। ये इसकी जो बुक की सेकेंड यूनिट आएगी उसके अंदर हम इसके बारे में रीड करेंगे कि कैसे वो क्या होते हैं, हमारे प्रति उत्तरदायी होते हैं, कैसे वो हमारे लिए जवाबदेही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन क्या होता है, बंटवारा करना। किस चीज़ का बंटवारा करना, पावर्स। पावर्स मतलब शक्ति है, यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं उनकी अपनी अलग शक्ति होती है, केंद्र सरकार की अपनी शक्ति होती है, और जो पंचायती राज होती है उनके पास भी कुछ अधिकार हैं। तो कैसे किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनका सेपरेशन कैसे किया गया है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। क्या होता है, संविधान के अनुसार सरकार के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीज आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो क्या क्या होते हैं, एक तो होती है विधायिका, लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं, विधायिका को, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और जुडिशरी होती है न्यायपालिका। ये 3 क्या होते हैं, स्तर होते हैं। द लेजिस्लेटिव रेफर्स टू आवर इलेक्टेड मेंबर। लेजिस्लेटिव के अंदर क्या होते हैं, हमारे इलेक्टिव मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, कोई कानून बनाते हैं, किसी इशू के ऊपर, वो कोई मुद्दा है उसके ऊपर बातचीत करते हैं ताकि उसको सुलझाया जा सके। तो ये क्या होता है, लेजिस्लेटिव। रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं हमारे, जिनको हम सुनकर क्या है पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमारे एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये सारे क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव इज स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। क्या होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका क्या होती है, ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन को चलाने का काम देखता है। यानी कि जो कानून क्या है, पार्लियामेंट में बैठकर हमारे जो, हमने जिसको चुना था, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको चुना था, जिन्होंने कानून बनाए कुछ ना कुछ, तो वो जो कानून है उसको लागू करने का काम कौन करता है, हमारे, वो देखते हैं कि किस प्रकार से सही ढंग से काम हो रहा नहीं है, वो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो देखती है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका देखती है। जैसे मान लो सरकार ने कानून बना दिया कि कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है या किसी के पास लाइसेंस नहीं है, तो उसका क्या काटा जाता है, चालान काटा जाता है। लेकिन क्या, जब उसका चालान काटा जाता है तो वो कौन काटेगा उसका चालान, तो उसके अंदर क्या होगी, हमारी एग्जीक्यूटिव असेंबली होगी। फिर नेक्स्ट आती है हमारी द जुडिशरी हु ऑफ विच यू विल रीड मोर देन यूनिट थर्ड ऑफ दिस बुक रेफर द सिस्टम ऑफ द कोर्ट इन द कंट्री। अब तीसरी जो हमारी वो होगी उसके बारे में हम क्या है, कहाँ पर पढ़ेंगे, अपनी यूनिट थर्ड बुक में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो वो क्या होती है, वैसे जुडिशरी न्यायपालिका क्या होती है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी branch of the state, the constitution say that each of these organs should exercise different power। देखो न्यायपालिका के अंदर क्या होता है कि जो ये हमने लेजिस्लेटिव होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होता, हमारे जो ऑर्गन हैं वो क्या होते हैं, अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका वो गलत काम कर रहे हैं, किसी चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, जुडिशरी बनाई जाती है, न्यायपालिका बनाई जाती है, जिसके अंदर हम कहते हैं वकील होते हैं, जज होते हैं, और कौन कौन होता है, हमारी जो ये कोर्ट होते हैं, है ना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। कि स्टेट, अगर मान लो स्टेट, और जो मान लो स्टेट है, या साथ के साथ हमारी कौन सी है, यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको कौन सुलझाएगा, हमारी जो जुडिशरी है वो सुलझाती है। थ्रू दिस ईच organ act a check on the other organ of the state and that this ensure the balance power between all three। तो क्या होता है, शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर क्या करता है, अंकुश लगाता है, और इस तरह से जो ये तीनों अंग हैं हमारी सरकार के, उनके बीच क्या है, बैलेंस बनाकर
रखता है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टेट वर्ड इसके अंदर यूज़ किया गया है, कहाँ पर कहीं पर भी क्या है इंडिया वर्ड नहीं यूज़ किया गया। तो ये क्या होता है, द स्टेट इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन दिस चैप्टर, दिस डज नॉट रेफर्स टू ए स्टेट गवर्नमेंट। ये बता रहा है कि इसके अंदर जो स्टेट यूज़ किया गया है वो ये नहीं है कि किसी स्टेट के लिए, जैसे आप हरियाणा स्टेट में रहते तो उसके लिए यूज़ किया गया है। ये किसके लिए यूज़ किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ही। तो हम क्या है, अगर इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूँ हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर का क्या होगा, हमारा हरियाणा का तो नहीं होगा ना, वो कहाँ का होता है, पूरे इंडिया का होगा, पूरे देश का होगा। तो उसके लिए हम क्या स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रादर व्हेन वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्यूज इट फ्रॉम गवर्नमेंट। Government is responsible for administrative and enforcing law. The government can change with election. The state, on the other hand, refers to a political institution that represent a sovereign people who occupy a definite territory. We can thus speak of the Indian state, the Nepali state, etc. The Indian state has a democratic form of government. The government is one part of state. The state refers to more than just the government and cannot be used इंटरचेंजेबली विद इट। इसके अंदर क्या है, हमने बता दिया कि राज्य शब्द का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, किसी एक सरकार से नहीं है बल्कि क्या है, पूरे देश से है। राज्य शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सरकार से क्या होता है, अलग होता है। सरकार की जिम्मेवारी क्या होती है, कानून बनाना और कानून को लागू करना। लेकिन चुनाव के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस सरकार को बदल भी सकते हैं अगर वो सही कानून नहीं बनाती। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संप्रभु लोगों का मतलब, चाहे वो क्या है, संप्रभु का मतलब इंडिया क्या है, एक संप्रभु क्या है, देश है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की भी बात रख सकते हैं। भारतीय राज्य एक लोकतांत्रिक सरकार है। राज्य सरकार का क्या होती है, एक हिस्सा होती है। राज्य सरकार का मतलब सरकार से नहीं, कहीं ज़्यादा क्या होता है, व्यापक होता है। सरकार तो क्या होगी, कहीं एक की होगी, लेकिन हम क्या है, स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो गए, पूरे देश की बात कर रहे हैं। उसे सरकार के स्थान पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम स्टेट को तो यूज़ कर सकते हैं सरकार के स्थान पर, लेकिन क्या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हम क्या है, एक सरकार को किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सरकार वर्ड को हम किसी एक के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, बाय।